चलिए गोइंग टू स्टार्ट एंडो। और एंडो में कल हमने पढ़ा था कि नहीं, ये तो हमने स्लाइड नहीं की थी। एंडोक्राइन, पैराक्राइन, न्यूरोनल एंड कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट ट्रांसमिशन। एंडोक्राइन वो होते हैं ग्लैंड्स जो थ्रू ब्लड अपना जो है रिस्पांस भेजते हैं थ्रू अदर टारगेट सेल्स। पैराक्राइन जो होते हैं वो थ्रू वेरियस सिग्नलिंग या सेकेंड मैसेंजर्स यूज कर रहे होते हैं। न्यूरोनल जो होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स यूज कर रहे होते हैं। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट जो हैं वो थ्रू मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नल मॉलिक्यूल ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं। अगर आप मोर ब्रॉडर व्यू देखें तो ऑटोक्राइन जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो आपस में ही उनके जो हार्मोन होते हैं वो भी खुद बनाते हैं और उनके टारगेट सेल्स भी उन पे खुद ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो पैराक्राइन होते हैं सेल टारगेट आर नियर बाय सेल। ठीक है। और सिग्नलिंग अक्रॉस गैप जंक्शंस भी होती है। इसमें सेल टारगेट से सेल कनेक्टेड बाय अ गैप जंक्शन। और जो एंडोक्राइन है इसमें सेल टारगेट आर डिस्टेंट सेल थ्रू अ ब्लड स्ट्रीम। तो बल एंडो में पूछ लेते हैं कि हाउ दे फंक्शन थ्रू ब्लड स्ट्रीम। पैराक्राइन नियर बाय सेल, ऑटोक्राइन अपने आप पे। ठीक है। फिर हमने कल पढ़ा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं। हाइपोथैलेमस में होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में होते हैं, थायराइड ग्लैंड में होते हैं, पैराथायराइड होते हैं, एड्रिनल्स होते हैं, पैंक्रियाज में होते हैं, ओवरीज में होते हैं, टेस्टिस में होते हैं। ठीक है। इसके अलावा ड्यूडेनम में भी होते हैं, स्टोमिक में भी होते हैं। कल हमने प्लेसेंटा का पढ़ा था और पिट्यूटरी ग्लैंड्स और थैलेमस को एंटरटेन किया था। आज वी विल ट्राई के पैंक्रियाज, एड्रिनल और थायराइड को देख लें। ओके। प्लेसेंटा में हमने बताया था कि प्लेसेंटा की से जो हार्मोन्स हैं वो प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है। ये दो टेबल्स ऐड की थी। इन टेबल में प्रोजेस्टेरॉन की प्रॉपर्टीज बड़े अच्छे से लिखी हुई हैं। जैसे जो प्रोजेस्टेरॉन है वो यूट्रस को खामोश रखता है, इंक्रीज करता है रेस्पिरेशन और इंक्रीज करता है मेटाबॉलिज्म, इसमें बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। लिपिड पे रिड्यूस करता है एचडीएल को, अपोजिट हिस्टोजन करता है। फिर फ्लूइड बैलेंस प्रमोट करता है सोडियम एक्सक्रीशन और बाउल में रिड्यूस करता है बाउल मोटिलिटी। ग्रीन वाले जो काम है जैसे लिपिड में एचडीएल रिड्यूस करना, बाउल में मोटिलिटी रिड्यूस करना, तो वो सारे रिड्यूस वाले हैं। अदरवाइज जो इंक्रीज कर रहे हैं जैसे साइलेंस इंक्रीज कर रहे हैं एंडोमेट्रियम में, रेस्पिरेशन में इंक्रीज कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी ड्राइव या बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, वो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से है। इसमें स्टेज 2 में जो होती है ना टेनर सेटिंग में ब्रेस्ट का पहला बड बनता है, प्राइमरी मूड, और 4 में सेकेंडरी मूड बनता है। और स्टेज 4 में अडल्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है प्यूबिक हेयर की, लेकिन थाइज में नहीं आती, 5 में आती है थाई में। ठीक है। बाकी हमने पढ़ा था कि ये जो अभी एक एमसीक्यू भी था जिसमें हमने कहा था कि एलएच किसकी तरह बिहेव करता है, बीटा एसिडी की तरह। बिल्कुल इनके अल्फा सब यूनिट भी जैसे हैं, बीटा सब यूनिट भी जैसे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो है ना टीएसएच एंड एफएसएच की तरह भी करते हैं। दे आर 4 ग्लाइकोप्रोटीन, ऑल ऑफ देम शेयर अ कॉमन अल्फा सब यूनिट। फिर हमने एस्ट्रोजन के भी काफी देखे ना, E1 का होता है, E2 का होता है, E3 का होता है। E1 पोस्टमेनोपॉजल पेशेंट में और E3 प्रेगनेंसी में होता है। एस्ट्रोजन क्या करती है, ये स्टिमुलेट करती है एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन, प्रोटीन को भी स्टिमुलेट करती है, इंक्रीज करती है। कोएगुलेशन में ये जो फैक्टर्स हैं 7, 8, 9, 10 इनको भी ज्यादा करती है। लिपिड में इंक्रीज करती है एचडीएल, जबकि प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज कर रहा था ना। और ये अच्छी है ना एस्ट्रोजन, एचडीएल ज्यादा करती है, अच्छे होते हैं एचडीएल, एलडीएल कम करती है। फ्लूइड बैलेंस में वो एक्सरेशन कर रहा था, ये रिटेंशन करती है। और वो जो है मोटेलिटी कम कर रहा था, ये ज्यादा कर देती है, नहीं रिड्यूस कर देती है बाउल मोटेलिटी। एस्ट्रोजन भी रिड्यूस करती है और प्रोजेस्टेरॉन भी रिड्यूस करता है। एक मिनट। हाँ, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की मोटेलिटी है ना, ये तो एस्ट्रोजन आ गया, एक मिनट। रिड्यूस करता है बाउल की मोटेलिटी को, इंक्रीज करता है कोलेस्ट्रॉल को इन बाइल बाइल, जबकि कंपैरिजन विद दिस प्रोजेस्टेरॉन को उठा के इधर ले आते हैं। अगर कुछ आता है ना तो यही आता है, तो फिर इसी को कर लो अच्छे से।
जो इम्पोर्टेंट है वो मैं फिर हाईलाइट कर देती हूँ। लिपिड में ये करता है इंक्रीज एचडीएल को, एस्ट्रोजन ना, जबकि प्रोजेस्टेरॉन रिड्यूस करता है एचडीएल को। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फ्लूइड बैलेंस में ये वाटर को रिटेन करता है एस्ट्रोजन, जबकि प्रोजेस्टेरॉन एक्सक्रीट करता है। दोनों ही रिड्यूस करते हैं गट की मोटेलिटी को। ठीक है। ओके, और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो अपोजिट है कि एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन करते हैं। ठीक है, ये और इंक्रीज करते हैं बोन फॉर्मेशन, यूट्राइन ग्रोथ, और ये यूजुअली यूट्रस को क्विसेंट स्पेस में रखते हैं, साइलेंट फेस में। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। फिर एचपीएल का हमने पढ़ा था, डायबेटोजेनिक एंटी इंसुलिन है। फिर हमने मल्टीपल प्रेगनेंसीज का पढ़ा था, सेपरेट कार्ड्स एंड शेयर कैप के निमोनिक के थ्रू जो मैक्सिमम परसेंटेज होती है वो हमने कहा था कि मोनोकोरियोनिक डायमनोटिक के 75% होती है, एमसीक्यू था। फिर हमने टीटीएस एंड टैब्स में पढ़ा था कि टीटीएस में एक बच्चे में लाइकर कम होता है, एक में ज्यादा होता है। टैब्स में एक में एचबी कम होता है, एक में ज्यादा होता है। टैब्स में पी है तो पेरिफेरल कनेक्शंस होती हैं, एनास्टोमोसिस होती है। टीटीएस उसका अपोजिट है, इसमें डीप होते हैं। Then we have done hypothalamus and pituitary gland किया। इसमें ये बताया हुआ है जो ईस्ट्राडायोल है ना, ये फ्री 1.8% होता है, और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ 37% बाइंड होता है, एल्ब्यूमिन के साथ 60% बाइंड होता है। ये सारे एमसीक्यूज हैं कि ईस्ट्राडायोल जो है फ्री 1.8% है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ 37 है, और 60% एल्ब्यूमिन के साथ है। ठीक है। और कार्टिसोल जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ 6.3 है, कार्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ 89% तक होता है। ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन जो है एल्ब्यूमिन के साथ 30% है, जबकि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ 66% है। ठीक है। चाहें तो इनके इनके भी फ्री फ्री याद कर लें, इम्पोर्टेंट है। फिर हमने एंटीपिट्यूटरी के वाले में पढ़ा था कि इसकी जो होती है ना रेगुलेशन हाइपोथैलेमस से होती है, सर्कुलेटिंग हार्मोन से होती है, और इसकी अपनी पैरा और एटोक्राइन फंक्शन की वजह से होती है। फिर हमने पढ़ा था एंटीपिट्यूटरी के हार्मोन सोमैटोट्रोफिन है, सोमैटोस्टेटिन डिफरेंट होता है, सोमैटोट्रोप्स डिफरेंट होता है। ठीक है। और फिर इसके ये हार्मोन्स हैं, ये जो LH FSH है और TSH है, दे आर ग्लाइकोप्रोटीन, जबकि ACTH ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन जो है दे आर प्रोटीन हार्मोन्स। इनके अमाइनो एसिड्स भी लिखे हुए हैं, साइजेस ना करें, फंक्शन आपको वैसे भी पता है इनके। जैसे ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट करता है हेपेटिक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 कोर। ठीक है। प्रोलैक्टिन लैक्टेशन में इंपॉर्टेंट है, ACTH कार्टिसोल की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एंड्रोजन की सिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन जो है वो सुप्रा वेंट्रिकुलर एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लाई से आ रहा था ना, वेसोप्रेसिन सिर्फ सुप्रा ऑप्टिक से आ रहा था। तो हमने इनको किया था कि ये क्या किया था हमने, अभी आके आ जाएगा। अच्छा, फिर ये ग्रोथ हार्मोन के प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे भी, एनाबॉलिक है, और कार्बोहाइड्रेट पे भी, फैट पे ये ब्रेक डाउन करता है। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन लार्जर पीक अकरिंग एट द ऑनसेट ऑफ द स्लीप, अर्ली स्लीप पे होगी ना, और 20 मिनट हाफ लाइफ है, ये एमसीक्यूज हैं। और ग्रोथ हार्मोन पीक एट पुबर्टी पे होते हैं, उसके बाद जो है ना ये एडल्टहुड में फॉल कर जाते हैं। फिर सोमैटोस्टेटिन 14 अमाइनो एसिड पेप्टाइड था, और जो ग्रोथ हार्मोन है वो 1191 था। दो तरह तरीकों से अमल करता है, 1 और 2। 1 पोस्ट नेटल आता है, 2 जो है ना वो फिटल ग्रोथ फैक्टर में इस्तेमाल होता है। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट होती है बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन से, और इनहिबिट होती है सोमैटोस्टेटिन से, जो कि 14 अमाइनो एसिड पेप्टाइड था। ठीक है। फिर ये सोमैटोस्टेटिन कैन बी थॉट ऑफ एज ए मेजर इनहिबिटर। मेजर इनहिबिटर सोमैटोस्टेटिन है, इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन के इनहिबिटर ग्लूकागॉन, प्रोलैक्टिन, TSH, ग्रोथ हार्मोन, गैस्ट्रिन, CCK जो गट के हैं, और टिलिन और GIP VIP, ये सारे हैं।
ठीक है, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को एंड सोमेटोस्टेरोन को, उनमें स्लीप है, एक्सक्रीशन है, स्ट्रेस है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है. In addition to IGF-1 provides negative feedback to the pituitary gland on hypothalamus. Okay. प्रोलैक्टिन जो था वो 199 अमाइनो एसिड था और 15% एंट्री पिट्यूटरी में इलेक्ट्रोट्रॉफ होते हैं जो प्रोलैक्टिन बनाते हैं. ये एमसीक्यू भी किया है. एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी इलेक्ट्रोट्रॉफ्स को. ठीक है. और इसके अलावा ब्रेस्ट को भी प्रिपेयर करता है लैक्टेशन के लिए और इसमें डक्ट्स बनाता है. ठीक है. ओके. फिर सब हाइपोथैलेमस सब पे तो स्टिमुलेटरी इफेक्ट है बट प्रोलैक्टिन पे यूनिक है, इनहिबिटरी है डोपामिन की वजह से. इस पे स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स जो हैं प्रोलैक्टिन पे, उसमें थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है और मोस्ट कॉमन काज भी यही है हाइपोथायराइडिज्म, प्रोलैक्टिन के ज्यादा होने की. इसके अलावा प्रेगनेंसी है, सकलिंग है, एस्ट्रोजन है, ओपियाइड्स है, डोपामिन है और डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जैसे ब्रोमोक्रिप्टिन, स्लीप एंड स्ट्रेस एंड एपिलेप्सी के फिट्स. प्रोलैक्टिन इनहिबिट होती है डोपामिन से एंड सोमैटोस्टेटिन से और स्टिमुलेट होती है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, प्रेगनेंसी, एस्ट्रोजन, स्लीप एंड स्ट्रेस. गोनाडोट्रोफिन्स भी ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं. ठीक है. 15% एंट्री पिट्यूटरी ये जो होते हैं गोनाडोट्रोफ के सेल्स बनाते हैं और बाकी छोड़ो. पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वैसोप्रेसिन होता है और ऑक्सीटोसिन होता है. जो वैसोप्रेसिन है वो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड टू अ लेसर एक्सटेंट पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से बनता है, वेराज रिवर्स है ऑक्सीटोसिन के लिए. वैसे दोनों ही सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर से बनते हैं बट सुप्राऑप्टिक ज्यादा वैसोप्रेसिन के साथ है. और जो एंट्री पिट्यूटरी वाले हैं वो स्मॉल रिलीज होते हैं अमाउंट में फ्रॉम पार्वो सेलुलर ग्लैंड्स, जबकि मैग्नोसेलुलर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो हैं थैलेमस के वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन ज्यादा बनाते हैं. इसके अलावा न्यूरोफाइजिन 1 और 2 भी हमने पढ़ा था. फिर इसके रिसेप्टर्स होते हैं वैसोप्रेसिन के V1 और V2 होते हैं किडनी पे और इसको एडीएच भी बोलते हैं. प्रोमोट करता है वाटर रिटेंशन को बाय फॉलोइंग मेथड्स. ठीक है, ये इसके मेथड्स हैं. और ये जो वैसोप्रेसिन है इसके स्टिमुलेंट्स जो हैं इसमें इमोशनल स्ट्रेस है, पेन है, वैरायटी ऑफ ड्रग्स हैं, नाज़िया है, वोमिटिंग है और अल्कोहल इसका नेगेटिव है, मतलब इनहिबिट करता है इसको. फिर हमने सेंटो पढ़ा था. सेंटो भी वाटर ज्यादा अमाउंट दें तो ज्यादा अमाउंट में दें तो वाटर टेंशन करती है, हाइड्रोजेनिक हाइपोनेट्रीमिया करती है. फिर इनकी हमने अप्लाइड पढ़ी थी. हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस पुबर्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. फिर हमने फिजियोलॉजी ऑफ पुबर्टी पढ़ी थी. फिर हमने पढ़ा था कि जीएनआरएच जो रिलीज होती है वो न्यूरॉन्स डेकापेप्टाइड से होती है और जो न्यूक्लियस है वो आर्क्यूट न्यूक्लियस है. नक्सर्नल रिदम जो है आइसोलेटेड इसका स्पेसिफिक होता है पुबर्टी के साथ, बाद में ये ग्रोथ हार्मोन की तरह फॉल कर जाता है. ठीक है. सबसे पहले क्या होता है पुबर्टी में, थैलार्की होती है, फिर एड्रेनार्की होती है, फिर ग्रोथ स्पर्ट आता है या गोनाडार्की होती है, फिर एंड में मेंसेस आते हैं. लड़कियों में पुबर्टी की एज 8 से 13 साल है. इसके दौरान पुबर्टी हो तो पुबर्टी का कोई भी इवेंट हो तो नॉर्मल है. इसके बाद होगा तो डिलेड है, इससे पहले होगा तो प्रीकॉक्शियस है. प्रीकॉक्शियस पुबर्टी अगर पहले हो शुरू हो जाए तो उसको सेंट्रल कहते हैं, बट अगर किसी ट्यूमर या आइसोलेटेड हो जीएनआरएच इंडिपेंडेंट हो तो उसको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रीकॉक्शियस पुबर्टी. सेंट्रल प्रीकॉक्शियस पुबर्टी में आप जीएनआरएच एगोनिस्ट देते हैं. प्रीकॉक्शियस पुबर्टी को डायग्नोज करने के लिए जीएनआरएच स्टिमुलेशन टेस्ट कराते हैं, जिससे एलएच ज्यादा हो जाए तो हम कहते हैं सेंट्रल है. अगर किसी को ना सेंट्रल है और ना ही पेरिफेरल है बल्कि आइसोलेटेड है विदाउट एनी काज, उसमें कुछ भी नहीं करना, फिर छोड़ दें उसको उसके हाल पे. डिलेड पुबर्टी की मोस्ट कॉमन काज कॉन्स्टिट्यूशनल डिले है,
फिर हाइपोगोनाडोट्रोफिक और हाइपरगोनाडोट्रोफिक रीजंस दोनों ही 10-10% है। फिर एमिनोरिया में क्या था, ऐसी पेशेंट जिसकी ब्रेस्ट बनी हो 13 ईयर तक साइकिल नहीं आते तो उसको प्राइमरी एमिनोरिया बोलते हैं। जिसकी बन नहीं बनी होती, बन जाती है तो 13 ईयर तक आने चाहिए, ना बनी ब्रेस्ट तो 16 ईयर तक आने चाहिए। मोस्ट कॉमन काज टर्नर होती है। एक्रोमेगाली में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं और ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी में कम हो जाते हैं। ठीक है। एक्रोमेगाली की मोस्ट कॉमन काज पिट्यूटरी एडिनोमा होती है। हाँ, प्रोलैक्टिन ज्यादा होने की जो रीजंस हैं वो ये है कि हाइपोथायराइडिज्म इसके अलावा ड्रग्स खा ली। ड्रग्स कौन कौन सी, डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है, एंटीमेटिक्स है, मेटाक्लोप्रोमाइड है। ये जो पेशेंट होती है ना जिनको ब्रेस्ट फीडिंग में मसला होता है, कम दूध आता है, उनको अगर आप एंटीमेटिक्स दें जैसे मेटाक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, ये उसके लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। आप हाइलेक्टा लिखते रहते हैं, ठीक है, आप आराम से लिखना डोमपेरिडोन में, इतनी अच्छी दवाई है, मिल्क सप्लाई अच्छी हो जाती है और रिकमेंडेड भी है, फर्स्ट लाइन भी है। प्रोलैक्टिनोमा अगर 1 सेंटीमीटर से छोटा है तो उसको माइक्रो बोलते हैं और 1 सेंटीमीटर से बड़ा है तो उसको मैक्रो बोलते हैं। तब करते हैं जब सिम्टम्स आए, पहले मेडिकल देते हैं फिर सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। नॉन फंक्शनिंग एडिनोमा में भी प्रोलैक्टिन ज्यादा हो जाता है, इसमें भी सर्जरी करनी पड़ती है अगर मेडिकल से रिस्पॉन्स ना आए। डायबिटीज इंसिपिडिस में क्या होता है, एंटी डायबिटिक हार्मोन जो है वो नहीं बनता या काम नहीं करता, तो पानी ज्यादा बॉडी से रिलीज होता है, फिर ये बहुत उनको प्यास लगती है। ये एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिफेक्ट भी हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है। आपने बस ये करना है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड हाइपोनेट्रीमिया थ्रू ओवर यूज ऑफ डेस्मोप्रेसिन। सिंटो जो है वो हाइपोनेट्रीमिया कराती है ना, वाटर रिटेंशन, तो अगर वेसोप्रेसिन नहीं है तो आपने डेस्मोप्रेसिन देनी है, पर ज्यादा नहीं देनी, ज्यादा दें तो फिर साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे। फिर पोस्ट नेटल पीरियड में थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड आके ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है जिसको हम कहते हैं लिम्फोसिटिक हाइपोफिजाइटिस, और 72% ये सारी उम्र फिर थायराइड रिप्लेसमेंट पे ही रहते हैं। शिहान सिंड्रोम ज्यादा पीपीएच की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी का साइज जो पहले से ही बड़ा हुआ है उसको जब ब्लड नहीं मिलता तो नेक्रोसिस हो जाती है और सारे हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी के वो डिप्लीट हो जाते हैं। ओवेरियन फेलियर तब कहते हैं जब ओवेरियन फेलियर बिफोर 40 ईयर हो, इसका इंसिडेंस 1% है और इसकी रीजन इडियोपैथिक है, और एफएसएच इसमें 40 यूनिट तक होता है, बट 2 दफा रिपीट करवाना है 6 हफ्ते के बाद, फिर कंफर्म करना है। ओके, ये तो हमने कर लिया था। एड्रिनल एंड थायराइड ग्लैंड कर लेते हैं। Regarding adrenal function during pregnancy, all levels of adrenal functions are increased in pregnancy, and this includes corticotrophin releasing factor. Synthesis of both cortisol and cortisol binding globulin is increased. सारी जो होती है ना प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन एल्ब्यूमिन वगैरह वो प्रेगनेंसी में ज्यादा हो जाती हैं। लेवल ऑफ एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन 2 एंड्रेनिन भी प्रेगनेंसी में ज्यादा हो जाते हैं। ट्रोफोब्लास्ट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एसीटीएच produced with overall maternal levels remaining stable. ये बड़ा इम्पोर्टेंट है एड्रिनल ना, इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो चेंजिंग्स आती हैं, ठीक है। ये एक्चुअली एड्रिनल बड़े अच्छे से हो चुका है बायोकेमिस्ट्री में, बट ये देख लें कि ये सिस्टम जो एड्रिनल कॉर्टेक्स में शुरू होता है ना 3 लेयर्स में इसकी, स्टार्ट कोलेस्ट्रॉल से होता है जो कि 21 कार्बन चेन है, फिर प्री प्रेग्नोलोन बनता है और फिर प्रोजेस्टेरॉन बनता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का इमीडिएट प्रीकर्सर प्री प्रेग्निनोलोन हो गया ना, ठीक है। और ये इन्होंने बात की है जोना ग्रैनुलोमेलाजा जो भी था, ग्लोमेरुलोजा, वो एल्डोस्टेरॉन बनाता है, ठीक है। और वेसिकुलेटर कार्टिसोल बनाता है और रेटिकुलरस एंड्रोजन और ये सेक्स हार्मोन्स बनाता है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं ये कहूँ कि 21 हाइड्रोक्सिलेज उड़ गया ना, तो फिर तो एल्डोस्टेरॉन भी नहीं बनेगा, कार्टिसोल भी नहीं बनेगा, ठीक है।
और फिर सारा ज्यादातर तो फिर यही बनेंगे ना, एंड्रोस्टेनिडायोन। तो फिर इस पेशेंट में क्या होगा? हाँ, एक्ने, हिर्सुटिज्म, एम्बिगुअस जेनिटेलिया, ठीक है, और एल्डोस्टेरोन कम हो गया, बीपी फाल कर जाएगा, ठीक है। तो कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया मोस्ट कॉमन काज ना 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी है, या फिर 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज होती है। ये दोनों एमसीक्यूज हैं, और इसमें पेशेंट का बीपी कम होता है, बट एम्बिगुअस जेनिटेलिया मौजूद होता है। अगर मैं कहूँ कि 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन जो है ये ज्यादा हो गया, और इसका भी एक हार्मोन था 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, इधर ही होता है। अगर वो ब्लॉक हो जाए तो ये यहाँ होता है, सॉरी, अगर वो ब्लॉक हो जाए ना तो फिर 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। नहीं, मैं क्या बोले जा रही हूँ, उल्टा सीधा छोड़ दो। तो वही टेबल खोलती हूँ जिससे याद है। होएवर कंजेनिटल एटर्नल हाइपरप्लेजिया की ना जो 90% काज है वो 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी है, इसमें बीपी कम हो जाता है, जबकि बाकी दो अदर काजेज है 17 और अल्फा, उसमें ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और एम्बिग्यूटी जो है वो 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी में आती है जेनिटल ऑर्गन की, या फिर 11 में आती है, 17 में नहीं आती। अच्छा, एड्रिनल ग्लैंड मेसोडर्म से बनता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स डेट बर्थ बड़ा होता है, बाद में छोटा हो जाता है पहले साल में। इसकी जो एड्रिनल ग्लैंड है इसकी 3 लेयर्स हैं। सबसे पहले वाली ग्लोमेरुलेजा, फिर दरमियान वाली फेसिकुलेटा, और एंड वाली रेटिकुलरस, ठीक है। ग्रैनुलोजा जो है वो एल्डोस्टेरोन बनाता है, फेसिकुलेटा कॉर्टिसोल, और रेटिकुलरस एंड्रोजन्स मेनली बनाता है। बट फेसिकुलेटर रेटिकुलरस दोनों ही कार्टिसोल बनाते हैं, और दोनों ही अंडर एसीटीएच कंट्रोल होते हैं, ठीक है। बाकी इसका जो वेट है 4 to 5 ग्राम होता है। 90% जो इसका पार्ट है वो कॉर्टेक्स ही बनाता है। मेडल्ला बहुत जो बच गया वो 10% वेट इसका मेडल्ला की वजह से होता है। मेडल्ला वो कैचिकोलामीन और नॉरएपिनेफ्रिन बनाता है, ठीक है। एसीटीएच कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ कार्टिसोल। और खुदा होफ करो। अच्छा, एसीटीएच स्टिमुलेट करता है एड्रिनल रिजल्ट्स को इन एन इमीडिएट, इससे रिलीज हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाता है सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ द कार्टिसोल। एसीटीएच ने कार्टिसोल ज्यादा करना है, ठीक है, और कार्टिसोल ने कोलेस्ट्रॉल की अवेलेबिलिटी ज्यादा करनी है। एसीटीएच भी सर्केडियन रिदम के कंट्रोल में होता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन थे, बट ये हाईएस्ट होते हैं अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग एसीटीएच, ठीक है, एमसीक्यू है। और ये पैटर्न बीमारी में, स्ट्रेस में, कुशिंग सिंड्रोम में, अल्कोहलिज्म में लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। acute stress फिजिकल और अदरवाइज रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन एसीटीएच, स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। और अच्छा, इसके बाद एट द लेवल ऑफ पिट्यूटरी कार्टिसोल रिड्यूसेस द एसीटीएच। अब कार्टिसोल अगर ज्यादा होगा तो फिर इसी पे ही नेगेटिव फीडबैक होगा ना, तो ये कम हो जाएगा, ठीक है, विद इन मिनट्स हो जाता है। एंड क्रोनिकली बाय रिड्यूसिंग सिंथेसिस ऑफ द प्रीकर्सर कॉल्ड प्रो ओपी मिलेनोकॉर्टिन। ये जो एसीटीएच बनता है ना वो प्रो ओपियो मिलेनोकॉर्टिन से बनता है। अगर एकदम से कॉर्टिसोल ज्यादा होगा तो कॉर्टिसोल खुद ही खत्म कर देगा एसीटीएच को, वरना क्रोनिकली इसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। वंस रिलीज 95% जो कार्टिसोल है वो कार्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन या प्रोटीन से बन जाता है। 80% एमसीक्यू है, बाकी जो बच गया वो मैक्सिमम एल्ब्यूमिन ले जाती है। मोस्ट इज मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर। कार्टिसोल मेटाबोलाइज कहाँ होता है? लिवर में होता है, एमसीक्यू है। एंड अ स्मॉल अमाउंट इज एक्सक्रीटेड अनचेंज इन द यूरिन, जिसको फिर बाद में हम चेक करते हैं इसकी प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो रही हो लेट्स सपोज पुशिंग में। फिर दैट इज इम्पोर्टेंट कि कार्टिसोल अगर ज्यादा हो जाए तो कुशिंग सिंड्रोम में होगा, ठीक है। कार्टिसोल कम हो जाए तो एडिसन डिजीज में होगा। तो मेटाबॉलिक लेवल पे कुशिंग में क्या होगा? ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया आपने देखा है ना, एमसीक्यूज में आया हुआ था। और एडिशन में क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, उल्टा बढ़ जाएगा ना।
ठीक है, तो कुशिंग में इंक्रीज ग्लूकोज मतलब हाइपरग्लाइसीमिया, फ्री फैटी एसिड ज्यादा, ठीक है, सेंट्रल फैट डेपोजिशन भी ज्यादा। कनेक्टिव टिश्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, कोलेजन लॉस हो जाएगी, इसलिए स्किन बहुत पतली हो जाती है, थिन सी, और स्ट्राया बन जाते हैं। और इसके अलावा मसल वेस्टेज हो जाती है, ओस्टियोप्रोसिस भी करता है कुशिंग सिंड्रोम। एडिसन ऐसा कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, हिमाटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में कुशिंग क्या करता है, न्यूट्रोफिल्स ज्यादा करता है और लिम्फोसाइट्स कम करता है। तो एडिसन ने क्या करना है, उल्टा कर देना है, ये न्यूट्रोफिल ज्यादा कर रहा है, ये कम कर देगा, ये लिम्फोसाइट्स कम कर रहा है, ये ज्यादा कर देगा। ठीक है, तो कुशिंग ज्यादा बुरी बात है और इन्फेक्शन करा देता है। इन्फेक्शन में जो ज्यादा गंदा इन्फेक्शन है वो न्यूट्रोफिल्स का है, वो ज्यादा हो जाता है, तो कुशिंग में न्यूट्रोफिल ज्यादा हो जाता है। बाकी याद करने की जरूरत नहीं, अल्टीमेटली वो अपोजिट हो गया। साइकेट्रिक इश्यूज आते हैं कुशिंग में, जैसे यूफोरिक स्टेट, उसकी अपोजिट लेथार्गिक स्टेट एडिसन में। कार्डियोवास्कुलर और रीनल इफेक्ट्स में कुशिंग में हाइपरटेंशन है, एडिसन में उल्टा पड़ गया, हाइपो हो गया। ठीक है, इसमें हाइपरटेंशन, फुल रिटेंशन और हाइपोकैलेमिया है। ग्लूकोज ज्यादा होगा तो पोटेशियम कम होता है ना, तो कुशिंग में पोटेशियम, ग्लूकोज ज्यादा हो रहा है तो फिर पोटेशियम कम हो जाएगा। और एडिसन में क्या होगा, क्योंकि ग्लूकोज कम हो रहा है तो पोटेशियम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन हो रही है तो सोडियम भी कम हो गया ना, हाइपोनेट्रीमिया। और क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है इसलिए तो हाइपर कैलीमिया हो जाता है। ठीक है, तो बस इतनी सारी बातें एजेंशियल में लिखी हुई है, उससे बेहतर है यही एक टेबल। डिसफंक्शन क्या है, कुशिंग हो जाता है या एडिसन हो जाता है। एड्रिनल एंड्रोजन कहाँ से आते हैं, सिंथेसिस अगर प्रॉपर, जो एंड्रोजन की सिंथेसिस है वो रेटिकुलरिस में होती है, एमसीक्यू है। ठीक है, एंड इज कंट्रोल्ड बाय एसीटीएच एंड स्टार्ट्स बिटवीन 7 to 9 ईयर ऑफ द एज। एडिनार्की कब होती है, यूजुअली एडिनार्की जो है वो 8 ईयर के बाद होती है। अगर आपसे कहना मोर स्पेसिफिकली 8 ईयर चूज कीजिएगा, 7 चूज करेंगे तो फिर तो प्रिकॉशन प्यूबर्टी हो जाएगी। DHEA and androstenedione and to a later extent testosterone are synthesized and account for 50% of testosterone in the female and 5% in the male. अब जो मैक्सिमम एंड्रोजन्स हैं वो एड्रिनल ग्लैंड से ही आते हैं मर्दों में, और फीमेल में भी एंड्रोजन जो है वो एड्रिनल से आते हैं बट ओवरी से भी आते हैं। ठीक, बट जो DHEA है ना, वो उसका जो मेन काज है, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, वो मेन एड्रिनल ही है। एक्सेसिव सिक्रीशन इन हिर्सुटिज्म और विजुअलाइजेशन इन फीमेल हो जाती है। बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर देख लीजिएगा जरूर फिर इसके साथ ही, क्योंकि फिर उधर आपने पढ़ना है कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। ठीक है, मेडल्ला में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल होते हैं बाय गिविंग एड्रेनलिन, और एड्रेनलिन दोनों बनते हैं टायरोसिन से। ठीक है, और इनका ब्रेकडाउन से क्या होता है, कैचिकोलामिन, ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज एंड मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनटू VMA बन जाता है। द इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन आर मेडिएटेड थ्रू जी प्रोटीन, और ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, ज्यादा हो जाए तो फियोक्रोमोसाइटोमा हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, 24 आवर यूरिन डिग्रेशन आप BMA कर लेंगे, पता चल जाएगा कि एड्रिनल मेडुल्ला में जो है ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड में आपने पढ़ा कुशिंग सिंड्रोम, तो वो डिजीज क्या होती है। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम होता है एक्सेस यूज ऑफ स्टेरॉइड एट्रोजेनिक खाने की वजह से। डिजीज इज यूज्ड व्हेन द एक्सेस ऑफ ग्लूकोकॉइड्स इज एट्रिब्यूटेड टू एन ACTH secreting pituitary tumor। दोनों ही MCQ में। When Cushing syndrome is caused by an ectopic ACTH secretion, the clinical feature may not be typical of classical disease and include hypokalemia and metabolic alkalosis। ठीक है, तो वैसे कुशिंग सिंड्रोम में हमने पढ़ा है ना, हाइपोकलीमिया होता है, इसमें भी होता है, बट इसमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी हो जाता है। व्हेन द कॉज इज पिट्यूटरी ट्यूमर, तो बाकी जो एरियाज हैं वो भी खराब हो सकते हैं, हाइपोथायराइडिज्म भी आ सकती है, हाइपोगोनाडिज्म भी आ सकती है, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी भी आ सकती है, क्योंकि ट्यूमर ने फैल के बाकी भी साथ वाले एरियाज में तबाही मचानी है। तो कुशिंग सिंड्रोम में वैसे क्लिनिकल फीचर्स में मून फेस 100% होता है, रेड पफी राउंडेड फेस, वेट गेन होता है, सेंट्रल ओबेसिटी 100%, हाइपरटेंशन 80%, मेंटल चेंजेस जैसे यूफोरिया या इवन डिप्रेशन, और डायबिटीज और हाइपोगोनेटिज्म, हिर्सुटिज्म, पर्पल स्ट्राया, एक्नी, ओस्टियोप्रोसिस, ओस्टियोपिनिया और इजी ब्रूजिंग, प्रॉक्सिमल मायोपैथी,
और लेस कॉमन में पुअर वुंड हीलिंग, पॉलीसाइथीमिया, रीनल स्टोन्स, हेडेक एंड एक्सोफिथल्मोस हो जाता है। ठीक है, बाकी ट्रीटमेंट इसकी ये है कि डायग्नोसिस ये है कि मेजर कर लें 24 आवर यूरिनरी लेवल ऑफ फ्री कार्टिसोल, या मेजर कर लें मिडनाइट लेवल ऑफ सलाइवरी कार्टिसोल, या मेजर कर लें, या फिर आप डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट कर लें। इसके बाद जो अदर रीजंस हैं एक्सिस कार्टिसोल प्रोडक्शन की, एक तो ये है कि आप खा रहे हो ज्यादा, दूसरी ये कुशिंग डिजीज है, तीसरी ये है कि कोई एक टॉपिक ट्यूमर है, एसीटीएच प्रोडक्शन है बाय नॉन पिट्यूटरी ट्यूमर, जैसे लंग में ट्यूमर्स होते हैं, या फिर ये सारे जो है ना वो एसीटीएच डिपेंडेंट डिजीज वाले हैं। कुशिंग डिजीज देयर इज एक्सिस कार्टिसोल काजेज द, जिनको हम ब्रॉडर डिवाइड करते हैं एसीटीएच डिपेंडेंट और नॉन एसीटीएच डिपेंडेंट। एड्रिनल कार्टिकोल जैसे एडिनोमास हैं, कार्सिनोमास हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करते, अल्कोहलिज्म है। ठीक है, तो इनमें वो जो टेस्ट है ना डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, वो क्लियर कर देता है कि ये एसीटीएच डिपेंडेंट है या एसीटीएच नॉन डिपेंडेंट है। फिर कार्टिसोल एंड एसीटीएच इन वेरियस पैथोलॉजीज इंपॉर्टेंट है। लाइक नॉर्मल कार्टिसोल जो होता है ना मिडनाइट पे लो होता है, हाई होता है सुबह, पढ़ा था ना हमने। एसीटीएच नॉट रेज्ड। अच्छा, दूसरा प्राइमरी एड्रिनल फेलियर में कार्टिसोल लो होगा, ठीक है, और एसीटीएच हाई होगा। और स्टीराइड जो थेरेपी है उसमें वेरिएबल होगा, इसमें वेरिएबल होगा। अगर एड्रिनल ओरिजिन की कुशिंग डिजीज है, एड्रिनल ओरिजिन की, तो कार्टिसोल ने ज्यादा होना है, ठीक है, और इसका नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो एसीटीएच कम हो जाएगा। बट अगर पिट्यूटरी ओरिजिन की है तो कार्टिसोल तो इसका हाई है, एसीटीएच भी हाई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। हाउ यू विल कंफर्म कि ये कुशिंग जो है इसकी ओरिजिन पिट्यूटरी है या एड्रिनल है। दोनों में कार्टिसोल ज्यादा है। कुशिंग सिंड्रोम में एसीटीएच नेगेटिव फीडबैक की वजह से लो होगा, जबकि पिट्यूटरी वाले में वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि ट्यूमर ही तो उधर का है ना, ज्यादा ही मिलेगा। फिर एडिसन डिजीज हमने की भी है, ठीक है, इसमें जो है कार्टिसोल कम हो जाता है। दिस कंडीशन कैन रिजल्ट एज रिजल्ट ऑफ द प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी, but it can also be secondary to the pituitary damage and results in deficient production of the hormone by adrenal cortex। ठीक है, एसीटीएच ही नहीं आएगा तो फिर कार्टिसोल भी नहीं बनेगा। तो प्राइमरी है तो एड्रिनल की अपनी है, बट कैन बी सेकेंडरी at the pituitary level। Diagnosis of hypoadrenalism may be suspected from evidence in routine biochemical tests of hyponatremia, hyperkalemia and hypercalcemia। ठीक है, पोटेशियम कैल्शियम ज्यादा हो जाता है, ग्लूकोज कम हो जाती है, सोडियम कम हो जाता है। बाकी अदर काजेज ऑफ हाइपोएड्रिनलिज्म कौन कौन सी हैं? प्राइमरी एडिशन होता है, ठीक है, काजेज ऑटोइम्यून हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, ड्रग्स हो सकती हैं। ड्रग्स में कौन सी ड्रग्स हैं? एंटी फंगल, कीटोकोनाजोल, ठीक है, ये एमसीक्यू भी है। फिर सेकेंडरी हाइपोएड्रिनलिज्म की काजेज पिट्यूटरी वाली होती हैं, जैसे हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाए, ठीक है। टर्शरी वाली जो है एनी हाइपोथैलेमिक डिजीज, ऊपर से और भी ऊपर से, मतलब सीआरएच ही नहीं आएगा तो फिर एसीटीएच भी नहीं आएगा। एडिसन में बाकी फीचर्स हैं, 100% वीकनेस है, लेथार्जी है, पिगमेंटेशन है, ठीक है, और एनोरेक्सिया है, नोजिया है, पेन है, हाइपोटेंशन है, विटिलिगो है, सॉल्ट क्रेविंग है, एक्कीज पेन्स एंड हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, द ट्रीटमेंट अगर अक्यूट है तो आप जो है हाइपोटेंशन के लिए इनको सोडियम क्लोराइड दें, वाटर दें, और स्टेरॉइड भी रिप्लेस करें, ठीक है, और हाई डोज में देते हैं अक्यूट में, फिर मेंटेनेंस पर रख देते हैं। फिर इनके सारे एड्रिनल के सिंड्रोम्स हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है? कैचिकोलामिन ज्यादा हो जाते हैं। कुशिंग सिंड्रोम में ग्लूकोकॉइड ज्यादा हो जाते हैं। एडिसन्स डिजीज में ग्लूकोकॉइड्स कम हो जाते हैं। कोन्स में एल्डोस्टेरोन ज्यादा हो जाते हैं। और कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया में एंड्रोजन ज्यादा बनने लग जाते हैं, ठीक है, और इनके फीचर्स हैं डिपेंडेंट ऑन देम। वैसे पोटेशियम कम ज्यादा, सोडियम कम ज्यादा और ग्लूकोज कम ज्यादा पे ध्यान रखना, ठीक है। एडिसन्स में क्रॉनिक एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, प्राइमरी हो सकते हैं ये,
पहले इतने अच्छे होते हैं, बाद में बेचारे लेथार्जिक हो जाते हैं। डायग्नोसिस बाय ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट से करते हैं, स्टेरॉइड डिपेंडेंट होते हैं सारी उम्र, ठीक है। और प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, इसको कौन सिंड्रोम भी कहते हैं, इसमें ज्यादा बन जाते हैं एल्डोस्टेरोन, इसकी ट्रीटमेंट पर सर्जरी है। और बायलैटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में भी हो जाते हैं, इसमें फिर आप इसमें वो देते हैं एंटी एंड्रोजन्स जैसे स्पाइरोलेक्टाइन है, और इसके अलावा डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग। और बाकी एडिसन्स की शक्लें और देख लें, पिगमेंटेशन है, हाइपोग्लाइसीमिया, पोस्टल हाइपरटेंशन, वेट लॉस, GIT प्रॉब्लम, वीकनेस, चेंज इन बॉडी हेयर, कुशिंग में मोटे हो जाते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, CNS इश्यूज, पर्सनालिटी इश्यूज, मून फेस, इन्फेक्शंस क्योंकि न्यूट्रोफिल ज्यादा हो जाते हैं, गायनोकोमेस्टेशिया भी आ सकता है, फैट, ट्रंकल फैट, थिन एक्सट्रीमिटीज, थिन स्किन, एमेनोरिया, हिर्सुटिज्म, ओस्टियोपोरोसिस, ब्रूसिस, पेटिकिया है, ठीक है। फिर एक MCQ मैंने देखा था इसी को बनाने के दौरान, उसमें इन्होंने ना ये तस्वीर बनाई हुई थी, और ना उन्होंने बोला था कि यहाँ ये मिसिंग हार्मोन बताओ ये कौन सा है, तो एंड्रोस्टेनाडाइन होता है, DHEA ने 3 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेराइड से कन्वर्ट करके एंड्रोस्टेनाडाइन बनाना है, वो फिर टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और वो फिर उसकी पेरिफेरल कन्वर्जन जो है वो एस्ट्रोडायोल में होगी। अब ये जो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है, उसमें टेस्टोस्टेरोन तो सही बनता है ना, टेस्टोस्टेरोन का रिसेप्टर नहीं है, बट उसमें ब्रेस्ट इसीलिए बनती है, टेस्टोस्टेरोन पेरिफेरी पे कन्वर्ट हो जाता है जाके एस्ट्रोजन में, और ब्रेस्ट बन जाती है। ओके और फिर एड्रिनल मेडल्ला आ गया। एड्रिनल मेडल्ला जो है, इसमें क्या होता है, CVS में टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, स्किन में स्वेटिंग एंड वासोकंस्ट्रिक्शन, मसल्स में डायलेटेशन, लिवर में इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, पैंक्रियाज में रिड्यूस्ड इंसुलिन एंड इंक्रीज ग्लूकागॉन रिलीज, एड्रिनल ग्लैंड में इंक्रीज कोर्टिसोल रिलीज, फैट इंक्रीज लाइपोलाइसिस, CNS में डायलेटेड प्यूपिल्स, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ अलर्टनेस, क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है ना, तो एकदम से जब परेशानी होती है तो हाथ पांव कांपते हैं ना, BP ज्यादा हो जाता है, पसीने छूट जाते हैं, वो किस लिए छूटेंगे, डायलिटेशन हो जाती है मसल में। और लिवर में जो है वो हमें ज्यादा ग्लूकोज चाहिए होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस शुरू हो जाती है, ऑब्वियसली फिर ग्लूकागॉन भी ज्यादा हो जाएगा ना, और इसका अपोजिट हार्मोन इंसुलिन वो कम पड़ जाएगा, और स्ट्रेस हार्मोन आ जाएगा तो कॉर्टिसोल आ गया, फैट क्योंकि अभी तो बहुत एनर्जी लगनी है ना, फाइट एंड फ्लाइट है, तो उसके लिए लाइपोलाइसिस हो जाएगी, आंखें हमारी फैल जाएंगी, ऐसे बस करके याद कर लो। पैराथायराइड हार्मोन, ये पीछे की तरफ, थायराइड के पीछे की तरफ लगे होते हैं 4। कैल्शियम हेमोस्टेसिस एसेंशियल पार्ट है बॉडी प्रोसेस का, ठीक है। और कैल्शियम जो है वो इंट्रासेलुलर की मैसेंजर भी है, तो ये बहुत सारे काम करता है। एक्साइटेबल सेल जैसे न्यूरॉन्स होते हैं, उनका मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करना, नर्व और कार्डियक आते हैं इसमें, कॉन्ट्रैक्शन मसल की, एंजाइमेटिक एक्शन, उसका इनहिबिशन, हार्मोन रिलीज, बहुत सारे काम पोटेशियम से और उस पे कैल्शियम पे चल रहे हैं। और इसके अलावा बोन फॉर्मेशन और क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिविटी में भी इम्पोर्टेंट है। और ये इसका जो की कंपोनेंट है ना, वो पैराथायराइड हार्मोन, विटामिन D, कैल्सिटोनिन है, विच एक्ट ऑन द बोन, ठीक है, किडनी एंड द गट। इसके रेगुलराइजेशन जो होती है वो PTH, विटामिन D, कैल्सिटोनिन के थ्रू होती है, और ये क्या किस पे काम करके इसको रेगुलर करते हैं, किडनी और गट पे काम करके। कैल्शियम कंसंट्रेशन प्लाज्मा में 2.5 मिलीमोल पर लीटर है, MCQ है, अप्रोक्सीमेटली 45% एल्ब्यूमिन बाउंड है, और 47% ना फ्री है, ये भी MCQ है, ठीक है, ये बाद में समझ आएगा अभी। पैराथायराइड हार्मोन एनाटॉमी अगर इसकी देखें तो 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, फेरेंजियल पाउट्री से बनते हैं, 40 ग्राम इनका वेट होता है, 0.5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, ओवल शेप्ड होते हैं, ब्लड सप्लाई थायराइड आर्टरी से आ रही होती है, ठीक है। दे कंटेन 2 सॉर्ट ऑफ सेल्स, चीफ सेल्स विच सिंथेसाइज स्टोर एंड रिलीज PTH, MCQ है ना, एंड ऑक्सीफिल सेल्स जिनका कोई कुछ नहीं पता हमें। द जीन ऑफ PTH जो होता है ना, वो लोकेटेड होता है 11 क्रोमोसोम पे। It is synthesized as a pre-pro hormone, and the signal peptide is removed from the pro PTH, which is converted to the PTH, और फिर
दफा करो इसको। 84 अमाइनो एसिड पेप्टाइड है, ठीक है। लो प्लाज्मा कैल्शियम लेवल, अगर लाइक प्लाज्मा में कैल्शियम कम हो जाएगा तो पीटीएच ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्लाज्मा में कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो पीटीएच कम हो जाएगा। तो कैल्शियम को इसने नॉर्मल रखना है, लो कैल्शियम से ज्यादा होगा, हाई कैल्शियम से लो हो जाएगा। तो इसी के ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स हैं आपके। पीटीएच भी जी लिंक्ड प्रोटीन लिंक्ड सेल सरफेस रिसेप्टर के थ्रू काम करता है, और किडनी में क्या करता है, रीनल ट्यूब्यूल पे काम करता है टू एनहांस फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन फ्रॉम वेयर प्रॉक्सिमल पार्ट्स से, एंड कैल्शियम एंड हाइड्रोजन आयन रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिस्टल पार्ट। तो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ किडनी से क्या करता है, ये फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट को निकाल देता है। तो पीटीएच सही काम करेगा तो फॉस्फेट नहीं मिलेगी हमें, बाइकार्बोनेट भी नहीं मिलेगा, और इतना अच्छा काम कर रहा है तो हमें फिर कैल्शियम मिलेगी सीरम में और साथ में हाइड्रोजन आयन मिलेगा। इट आल्सो एनहांसेस द renal 1 alpha hydroxylation of vitamin D, increases the vitamin D activity. PTH acts indirectly on the gut through increased vitamin D activity to enhance the calcium and phosphate absorption. गट से एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर रहा है कैल्शियम की, फॉस्फेट की, ठीक है। और रीनल ट्यूब्यूल में इसकी जो है ना वो इनहेंस कर रहा है एक्सक्रीशन। In the bone, PTH reduces the osteoblast collagen synthesis and enhances the osteoclast activity, which results in the increased osteolysis. इसने सीरम में कैल्शियम को मेंटेन करना है तो फिर बोन से भी निकालेगा, एंड रिलीज ऑफ कोलेजनीज एंड हाइड्रोजन आयंस। अच्छा, द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ पीटीएच इज टू इंक्रीज द सर्कुलेटिंग कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ना कि बोन का कैल्शियम। बोन के कैल्शियम की जिम्मेदारी पीटीएच की नहीं है, उसने सीरम में सही रखना है ताकि ये कैल्शियम न्यूरॉन्स को, कार्डियक मसल्स को एज ए सेकेंडरी मैसेंजर्स वेरेज एंजाइमेटिक फंक्शन में काम आए। तो इसने हर वो काम करना है कि कैल्शियम गट से भी एब्जॉर्ब हो, किडनी से कम रिलीज कम हो, और हड्डियों से भी निकले। पीटीएच का डिसफंक्शन से क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ पीटीएच रिजल्ट्स इन हाइपोकैल्सीमिया, और क्लिनिकल पिक्चर में रिफ्लेक्सेस ब्रिस्क हो जाएंगे, चॉपस्टिक साइन पॉजिटिव आ जाएगा। और ये क्या कौन सा साइन होता है, इसकी डेफिशिएंसी से जो पॉजिटिव आता है, इसमें टैपिंग करते हैं ना ऊपर फेशियल नर्व, तो इससे फेशियल ट्विचिंग हो जाती है। इसके अलावा टेडनी हो जाएगी, कार्पो कार्पोपीडल स्पैज्म आ जाएगा, ट्रोजियर साइंस इंड्यूस्ड बाय इन्फ्लेटिंग अ ब्लड प्रेशर कर्व एंड अ प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल ऑन ईसीजी। तो कम होगा तो क्यूटी इंटरवल ज्यादा हो जाएगा, अगर ज्यादा देंगे तो क्यूटी इंटरवल कम हो जाएगा। फिर एक्सिस से फिर क्या होगा, इससे बोन स्टोन्स मॉन्स एंड ग्रोन्स हो जाएगा पीटीएच से ना। बोन्स में पेन हो जाएगा, किडनी में स्टोन्स बन जाएंगे, मोन्स मतलब हेडेक शुरू हो जाएगा, टाइटनेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसके ज्यादा देंगे तो फिर रिफ्लेक्सेस पहले हाई हो रहे थे, ज्यादा देने से स्लगिश हो जाएंगे, पोलीयूरिया हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और ईसीजी पे क्यूटी इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट हो गया इसका। विटामिन डी, विटामिन डी सिंथेसिस कैसे होती है, ये कोलेस्ट्रॉल से बनता है और स्किन में होती है 90%, और 10% डाइट से, फिश और एग से। इट इज एक्टिवेटेड इन द लिवर एंड किडनी। इन द लिवर विटामिन डी जो है इज 25 हाइड्रोक्सिलेटेड एंड देन स्टोर्ड इन द बॉडी फैट, और फिर वो किडनी में जाता है, फिर वहां से 1 हाइड्रोक्सिलेटेड हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। बस ये काफी है। कोलीकैल्सिफेरॉल 125 इसकी एक्टिव फॉर्म होती है। Vitamin D promotes calcium absorption at various sites, gut, kidney and bone. It does, ये पीडीएच के साथ मिलके कैल्शियम को सीरम में मेंटेन रखता है ना। It does this by binding a nuclear receptor VDR, which has a DNA binding domain. Once vitamin D has bound, the complex vitamin D VDR has to bind with retinoic acid to form a whatever the fuck करो. In the gut, vitamin D increases the calcium and phosphate absorption in the jejunum and ileum. There are several possible mechanisms. कैसे करता है, कैल्शियम चैनल को ओपन कर देगा, इंक्रीज कर देगा सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स कार्बेंडिन्स को, व्हिच प्रमोट द पैसेज ऑफ द कैल्शियम अक्रॉस द सेल इनटू द ब्लड। एंड थर्ड नंबर पे क्या करेगा, प्रमोशन ऑफ म्यूकोसल सेल डिवीजन एंड ग्रोथ इन द बोन। इट इंक्रीजेस द कैल्शियम and phosphate release by enhancing the osteoclast activity. This effect is indirect as a osteoclast lack the VDR. इसका रिसेप्टर नहीं होता इसलिए डायरेक्टली काम करते हैं।
बोन पे वीडीआर इसका रिसेप्टर होता तो फिर उसके थ्रू काम करते। तो पीटीएच वाले काम कर रहे हैं सारे बाय दीज 3 मैकेनिज्म्स। कैल्शियम चैनल्स ओपन करके, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जिसको कल्बिंडिन्स कहते हैं उनको ज्यादा करके, और ताकि वो ज्यादा ब्लड में आए, और दूसरा बोन से निकाल लेगा। In addition, osteoblast synthesis of calcin is also increased in the kidney. Vitamin D increases the tubular calcium and phosphate reabsorption. वहाँ किडनी में भी reabsorption करके सीरम में ले आएगा इसको कैल्शियम को। बाकी डिसफंक्शन से क्या होगा, रिकेट्स हो जाएंगे बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, ठीक है। Adults deficiency results in osteomalacia with bone pain, fracture, hypocalcemia, और एक्सरे पे सूडो फ्रैक्चर्स या लूजर्स जोन्स बन जाती हैं। और the effective vitamin D deficiency relate to the impaired gut absorption of the calcium, which results in the hypocalcemia. This increases the serum PTH, which stimulate the bone resorption and causes the picture of the bone demineralization. ठीक है। बाकी विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स भी होता है, इसको एक्स लिंक डोमिनेंट कंडीशन में होता है। विटामिन डी एक्सेस रिजल्ट्स इन हाइपरकैल्सीमिया, ज्यादा हो जाएगा तो फिर ज्यादा ही नहीं ब्लड में आ जाएगा कैल्शियम। और फीचर विच हैव been described earlier in this section, पहले बताया इसने, ये फिलिप बेनेट से बनाई है पीपीटी। विटामिन डी डेफिशिएंसी में अराइज इन द वैरायटी ऑफ वेज। डेफिशिएंसी कैसे होती है, डाइटरी डेफिशिएंसी हो सकती है, मैल एब्जॉर्प्शन ड्यू टू ईदर टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट और बाउल डिजीज, जैसे सीलिक एंड क्रॉनिक डिजीज में आ जाता है, या लिवर डिजीज दैट में रिजल्ट इन द रिड्यूस्ड 25 हाइड्रोक्सिलेशन, या रीनल डिजीज दैट में रिजल्ट इन रिड्यूस्ड 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन। तो अगर विटामिन डी ज्यादा होगा तो बोन खराब हो जाएगी, अगर कम होगा तो इसकी रीजन किडनी खराब है, लीवर खराब है, या पेट खराब है। कैल्सिटोनिन क्या होती है, कैल्सिटोनिन जो है ये पैराफोलिकुलर सेल से आती है थायराइड में, ठीक है। और these are neuroendocrine cells derived from neural crest which make up less than 0.1% of the total thyroid mass. Calcitonin 32 amino acid hormone है, increases when the levels are higher and reduces when they are lower. मतलब कैल्शियम के साथ है, अगर कैल्शियम ज्यादा है तो ये ज्यादा, कैल्शियम कम तो ये कम। The gene encode two different peptides. The first is calcitonin and the second is CGRP. CGRP भी एक अमीनो एसिड पेप्टाइड है। फिर कैल्शियम का फंक्शन क्या है, कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या है, कैल्सिटोनिन एक्ट करता है जी प्रोटीन इलेक्ट्रिक रिसेप्टर के थ्रू, और प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन इज द बोन वेयर इट रिड्यूसेस द ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, although it also act in the renal tubule to reduce the phosphate reabsorption and to a lesser extent calcium, ठीक है। वो कहता है फास्फेट को जाओ भाई जाओ, कैल्शियम को भी कहता है जाओ लेकिन थोड़ा सा कम, और बोन को कहता है बन जाओ। बनाता कैसे है कि ओस्टियोक्लास्ट को रिड्यूस कर देता है, तो ओस्टियोब्लास्ट रिड्यूस होगा तो बोन बनेगी ना। बोन में दो तो सेल होते हैं, क्लास्ट एंड ब्लास्ट। ब्लास्ट अच्छे होते हैं तो ये क्लास्ट, अगर नहीं होंगे तो फिर ब्लास्ट ही होंगे ना। द इम्पोर्टेंस ऑफ कैल्सिटोनिन इन कैल्शियम होमोस्टेसिस इज अनसर्टेन, और एवर एक्चुअल लेवल पे नहीं पता, बट जो पॉसिबल लेवल्स हैं वो यही हैं कि ये बोन्स के लिए कैल्सिटोनिन अच्छा है। डिसफंक्शन से क्या होगा, मेडुलरी ट्यूमर ऑफ द थायराइड secrete calcitonin and results in high circulating level. Despite these calcium levels are unaltered, calcium levels altered by the total thyroidectomy which remove the only source of the calcitonin. Uncertain है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा होने से जो है ना, निकालने से अगर थायरोइडेक्टमी कर दें तो क्या होता है, क्या होता है, despite these calcium levels are unaltered, calcium levels altered by total thyroidectomy. अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है कैल्सिटोनिन का फुल फंक्शन, लेकिन ये जो हमें पता है कि थायराइड निकालेंगे तो कैल्शियम का लेवल भी जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो इट्स मीन कैल्सिटोनिन हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन बोन, कैल्शियम को वहां लेके जा रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस से मुराद ये है, इन कंट्रास्ट टू ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस अकर्स व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट प्रोटीन सिंथेसिस, डेफिशिएंसी ऑफ बोन ट्रोपिक हार्मोन, बट मिनरलाइजेशन इज नॉर्मल, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया में रिकेट्स में मिनरलाइजेशन इश्यूज थे, ऑस्टियोपोरोसिस में नहीं है। The most common example is in the postmenopausal women, although hypogonadal men have the same problem. Peak bone mass is typically reached at 25 to 30 years and thereafter declines at an annual rate of 2 to 5% in women with
वुमेन में 2 to 5% बोन लॉस कम होता है पर ईयर, और मैन में 0.3 से 0.5%। बोन लॉस में भी प्रिवेंटेड बाय दीज अप्रोचेस कि आप HRT दे दें, कैल्शियम दे दें, विटामिन डी के साथ कैल्सिटोनिन दे दें, बिस्फासफोनेट्स दे दें, या वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करा लें। ऑस्टियोपोरोसिस में फिर होता क्या है, अगर मिनरलाइजेशन इश्यूज नहीं होते, इसकी कोई बोन होती है ना, ट्रेबुकुलर बोन, वो खराब हो जाती है। एक मिनट में देखती हूँ। इसमें क्या होता है, ओस्टियोब्लास्टिक बोन रिजॉर्प्शन नॉट कंपनसेटेड बाय द ओस्टियोब्लास्टिक बोन फॉर्मेशन। ये बोनी इश्यूज हैं, मिनरलाइजेशन इश्यूज नहीं। ओके इसकी डायग्नोसिस टी स्कोर से होती है। ठीक है, टी स्कोर होता है यंग एज के बोन में से कंपेयर करते हैं। जी स्कोर होता है जिसमें सेम एज और सेक्स के से करते हैं। ये एमसीक्यू भी है, तो जी सेम एज सेक्स के साथ कंपैरिजन है, टी यंग पेशेंट के साथ कंपैरिजन है। और -2.5 से ज्यादा हो जाए टी स्कोर तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की रेंज है। ठीक है, और हो जाए तो फिर आपने काज को एड्रेस करना है। फीमेल में यूजुअली मीनोपॉज होता है तो फिर आपने HRT ही देना होता है। HRT प्रिवेंटिव भी है और थेराप्यूटिक भी है। पेंक्रियाज पेंक्रियाज कल कर लेंगे, चलो कल कर लें इसको, पेंक्रियाज थायराइड को। कल बायोफिजिक्स कर लेंगे, वो छोटी सी है। पेंक्रियाज कर लेंगे। 2-3 टेबल ही है इनकी, पेंक्रियाज में है क्या थायराइड में। पहाड़ तो निकल गया हमारा। ओके तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही? अच्छा मैंने तुम लोगों को बंद किया हुआ। सॉरी 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 सॉरी। आपने कैद किया हुआ। अच्छा